नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में लागू हुआ CAA, मोदी सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर दोस्तों, केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की एक और गारंटी। CAA के नोटिफिकेशन पर अमित शाह ने जताई खुशी। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी के साथ ही अब पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता ले सकेंगे। वहीं दोस्तों, सरकार द्वारा CAA का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने चुनाव से पहले CAA का नोटिफिकेशन जानबूझकर लागू किया है। साथ ही हैदराबाद के सांसद ने भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं दोस्तों, देश में CAA लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन रूल 2024 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में प्रधानमंत्री बोले, देश बदला कांग्रेस का चश्मा नहीं, विकास से घमंडिया गठबंधन की नींद हराम। द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्टों का उद्घाटन भी किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम से सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वह कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को है। उनकी नींद हराम हो गई है। देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। उनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 5000 किलोमीटर रेंज वाली अगली 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। पूरा चीन और आधा यूरोप जद में एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण MIRV के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कामयाबी पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। CAA पर केरल CM बोले, लागू नहीं होने देंगे कानून। अखिलेश सहित इन नेताओं ने किया विरोध। OBC का भड़काऊ बयान। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आज नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया। 4 साल से अधिक वक्त तक अटके रहने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसे अमल में लाने का निर्णय लिया है। ऐसे में इसे लेकर राजनीति होना भी लाजमी है। केरल के CM पिनाराई विजयन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो इस कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। वहीं दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने CAA का विरोध करते करते भड़काऊ बयान भी दे दिया। केरल के CM विजयन ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी करने वाला कानून बताया। कहा कि इसे राज्य में किसी भी हाल में लागू नहीं किया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, SBI कल तक दे दे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा। चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। SBI ने मांगा था 30 जून तक का समय। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 4
40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिन में आपने क्या किया। करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, ईडी ने जब्त किए टीएमसी अकाउंट से 10.29 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बैंक खाते से 10.29 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। यह कार्रवाई 2014 से लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेताओं के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की पेमेंट के सिलसिले में की गई है। आरोप है कि जिस कंपनी मेसर्स एलिकमिस्ट ग्रुप ने यह पेमेंट की थी उस पर 1800 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। कंपनी के मालिक पूर्व राज्यसभा मेंबर कंवर सिंह दीप है। दोस्तों, आरोप है कि ग्रुप ने 2 अलग-अलग नाम से रियल एस्टेट की कंपनियों में हजारों लोगों को प्लाट, फ्लैट और घर देने का वादा कर उनसे करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे और उस रकम को अपनी दूसरी कंपनियों में निवेश कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में कोलकाता और लखनऊ ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई खत्म। लोकसभा चुनाव के लिए 7 राज्यों के कैंडिडेट्स पर चर्चा हुई। कल आ सकती है दूसरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की दूसरी बैठक भी खत्म हो गई। पार्टी हेडक्वार्टर में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और सीईसी के मेंबर शामिल हैं। बैठक में 7 राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सीटों पर चर्चा होगी। सीईसी की पहली मीटिंग 7 मार्च को हुई थी। 8 मार्च को 39 सीटों के लिए पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई है। इनमें से 16 केरल से, 7 कर्नाटक से, 6 छत्तीसगढ़ से और 4 तेलंगाना से थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहलवान विनेश ने 50 केजी कैटेगरी का ट्रायल जीता। पहले 3 घंटे तक रोक कर रखा, फिर 2 वेट कैटेगरी में लड़ी। जी हां दोस्तों, स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने 3 घंटे के हंगामे के बाद नेशनल विमेंस रेसलिंग ट्रायल्स जीत लिया है। उन्होंने 50 किलो वेट कैटेगरी में शिवानी पवार को 11-6 से हराया। अब वे अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाले एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। विनेश 53 किलो कैटेगरी का सेमीफाइनल मुकाबला तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर अंजू से 0-10 से हार गई थी। इससे पहले विनेश ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ साई से पटियाला सेंटर में करीब 3 घंटे तक 50 केजी और 53 केजी वेट कैटेगरी के मुकाबले शुरू नहीं होने दिए। उनके इन दोनों वेट कैटेगरी में हिस्सा लेने पर सहमति बनने के बाद दोपहर 1:30 बजे ट्रायल्स शुरू हो सके थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहली बार $71,000 के पार पहुंचा बिटकॉइन। 2 महीने में 54% बढ़ी कीमत। इथेरियम भी $4,000 के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, बिटकॉइन यानी कि बीटीसी पहली बार सोमवार को $71,000 को पार कर गया। अमेरिका में 2 महीने पहले 11 जनवरी को स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF को मंजूरी मिलने के बाद से इसमें लगातार तेजी आ रही है। तब बिटकॉइन की कीमत $46,000 के करीब थी, यानी कि तब से लेकर अब तक बिटकॉइन की कीमत 54% तक बढ़ चुकी है। बिटकॉइन की तेजी का असर पूरे क्रिप्टो मार्केट पर दिख रहा है। दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम भी $4,000 के पार पहुंच गई है। स्पॉट बिटकॉइन ETF से आने के बाद से क्रिप्टो के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं। बिटकॉइन होल्विंग इवेंट अप्रैल 2024 में हो सकता है। इससे बिटकॉइन सप्लाई कम होगी। वहीं दोस्तों, निवेशकों को लगता है कि फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था स्थिर होने पर ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क की स्पेस एक्स ने फिर किया कमाल। 6 घंटे के अंदर 46 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने सोमवार को 6 घंटे के भीतर पृथ्वी की निचली कक्षा में 46 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि उपग्रहों को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस सोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से कंपनी के 2 चरण वाले फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। 23 उपग्रहों का पहला सेट भारतीय समय के अनुसार सोमवार सुबह 4:35 पर रवाना हुआ। कंपनी ने कहा कि यह इस मिशन का सपोर्ट करने वाले रॉकेट की 11वीं उड़ान थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ऋषभ पंत खेल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप। जय शाह ने बताया कैसे। IPL 2024 से पहले का फिटनेस अपडेट। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत लंबे समय बाद IPL 2024 में वापसी करने जा रहे हैं और वे T20 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। BCCI सचिव जय शाह ने यह संकेत दिए हैं। दरअसल
दोस्तों जय शाह ने कहा है कि ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, हम जल्द ही उन्हें फिट घोषित कर सकते हैं। ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट के बाद घायल हो गए थे और तभी से क्रिकेट मैदान से दूर चल रहे हैं। दोस्तों बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया कि ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग और विकेट कीपिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे T20 वर्ल्ड कप खेल पाते हैं तो यह हमारे लिए बड़ी बात होगी। वे हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। यदि वे विकेट कीपिंग करते हैं तो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। देखते हैं कि वे IPL में कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 616 अंक गिरकर 73,502 पर बंद। निफ्टी भी 160 अंक फिसला। जियो फाइनेंस के शेयर में 7% की तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 11 मार्च को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 616 अंक की गिरावट के साथ 73,502 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 160 अंकों की गिरावट के साथ 22,332 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली। वहीं जियो फाइनेंस के शेयर में आज 6.83% की तेजी देखने को मिली। ये 22.80 रुपए बढ़कर 356.70 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले और SBI लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड और बजाज ऑटो रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 10 ग्राम सोना पहली बार 65,500 के पार। इस साल 70,000 पर पहुंचने की उम्मीद। चांदी 72,539 रुपए किलो बिक रही। जी हां दोस्तों, सोना सोमवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 680 रुपए बढ़कर 65,635 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 7 मार्च को सोना पहली बार 65,000 के पार निकल गया था। वहीं दोस्तों आज चांदी में भी तेजी देखने को मिली। ये 274 रुपए महंगी होकर 72,540 रुपए प्रति किलोग्राम पे भाव पर बंद हुई। इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 72,265 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मौलाना तौकीर रजा पर बड़ा एक्शन। कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। इंस्पेक्टर को भी नाप दिया। जी हां दोस्तों, बरेली दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड इत्तेहाद ए मिलत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को कोर्ट ने 13 मार्च तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ NBW जारी किया गया है। तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने CEO प्रथम संदीप सिंह को दिया है। दोस्तों आपको बता दें, कोर्ट ने बरेली में 2010 में हुए दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए तौकीर रजा को 11 मार्च को यानी कि कल पेश होने का निर्देश दिया था। ज्ञानव्यापी पर फैसला देने वाले ADJ प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। HDFC बैंक जल्द ही HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO लेकर आएगा। इसके जरिए 7,500 से 10,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है बैंक। सितंबर 2025 से पहले लिस्टिंग जरूरी। जी हां दोस्तों, HDFC बैंक अपनी सब्सिडरी कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO लाने की तैयारी कर रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ET ने अपनी एक रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी। HDFC बैंक ने लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकों को प्रस्तावित IPO के लिए बोलियां और वैल्यूएशन अनुमान लगाने के लिए आमंत्रित किया है। रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक इस साल की आखिरी तिमाही या 2025 की पहली तिमाही में IPO ला सकता है। यदि यह IPO 2024 में आता है तो यह साल के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में से एक हो सकता है। HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद यह HDFC का पहला पब्लिक इशू होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 28 मार्च तक शुरू होगा T+0 सेटलमेंट। शेयर बेचने पर एक दिन में अकाउंट में पैसा आएगा। सेबी को SME सेगमेंट में हेराफेरी के मिले हैं संकेत। जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 28 मार्च तक ऑप्शनल बेसिस पर T.0 सेटलमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के कार्यक्रम में यानी कि 11 मार्च को यह जानकारी दी। इसके साथ ही सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि हमें SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस सेगमेंट में हेरफेर के संकेत दिखे हैं। हम कार्यवाही करने के लिए मजबूत सबूत और फीडबैक पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेबी कुछ SME IPO मामले में भी कीमतों में हेराफेरी और ट्रेडिंग लेवल की भी निगरानी कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 18 मार्च से शुरू होगा सर्वे। हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप का संयुक्त साहस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड धारावी में अनौपचारिक तौर पर रह रहे लाखों निवासियों का डेटा इकट्ठा करने के लिए 18 मार्च 2024 से सर्वे शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार यह डेटा प्रस्तावित रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनके पुनर्वास के लिए योग्यता का मापदंड निर्धारित करने के उपयोग के लिए करेगी। सर्वे में पहली बार
डिजिटल धारावी नाम से एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। धारावी निवासियों के सवालों का जवाब देने और उनकी समस्याओं का निपटान करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो है 1800-268-8888। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्राइविंग सीट पर बैठे रिटायर्ड कर्नल को आई झपकी, फिर एक्सप्रेसवे के अंडरपास पर लटक गई कार। दरअसल दोस्तों नोएडा से एक वीडियो वायरल हुआ है जहां एक्सप्रेसवे के अंडरपास पर एक कार अटकी हुई दिखाई दे रही है। मामला थाना सेक्टर 39 इलाके के सेक्टर 98 अंडरपास का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार और चालक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 3 बजे एक रिटायर्ड कर्नल दिल्ली से सेक्टर 93 नोएडा जा रहे थे। जिसे ही वे नोएडा एक्सप्रेसवे के हाजीपुर सेक्टर 98 अंडरपास के ऊपर आए तो उन्हें झपकी आ गई, जिसके कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर अंडरपास की बाउंड्री पर चढ़ गई। गनीमत यह रही कि कार नीचे नहीं गिरी और किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना सीएम पर कांग्रेसी दलित नेताओं से भेदभाव का आरोप। यदाद्री मंदिर में वे स्टूल पर बैठे दलित डिप्टी सीएम और महिला नेता को नीचे बैठाया। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और उनके साथी मंत्रियों पर अपनी पार्टी कांग्रेस के दलित नेताओं से भेदभाव करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि एक मंदिर में वे स्टूल पर बैठे हैं, जबकि दलित नेता डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क और वन पर्यावरण मंत्री कोंडा सुरेखा नीचे बैठी है। वीडियो सामने आने के बाद से तेलंगाना सीएम की आलोचना हो रही है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर दलित नेताओं का अपमान करने का आरोप तक लगा दिया। दोस्तों बताया जा रहा है कि यह मंदिर नलगोंडा जिले का यदाद्री मंदिर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धार भोजशाला का ज्ञान व्यापी की तरह होगा सर्वे। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का आदेश। 5 एक्सपर्ट 6 सप्ताह में सर्वेक्षण कर सौंपेंगे रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञान व्यापी की तर्ज पर धार की भोजनशाला का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। सोमवार को इस मुद्दे पर कोर्ट ने आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ASI को 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाने को कहा है। इस टीम को 6 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। दोस्तों इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में 19 जनवरी को बहस हुई थी। तब सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें कहा गया है कि सर्वे 29 अप्रैल तक पूरा करना है। हाईकोर्ट ने इस वैज्ञानिक सर्वे को GPR GPS तरीके से करने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्कर अवार्ड्स 2024। ओपन हार्बर ने जीते 7 ऑस्कर। किलियन बने बेस्ट एक्टर, नोलन बेस्ट डायरेक्टर, पुअर थिंग्स के लिए एमा बेस्ट एक्ट्रेस बनी। जी हां दोस्तों, लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 11 मार्च को 96वें ऑस्कर अवार्ड का ऐलान किया गया। सेरेमनी में ओपन हार्बर ने बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड्स अपने नाम किए। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट डायरेक्टर बने। इसी फिल्म के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। ये उनके करियर का पहला ऑस्कर है। वहीं दोस्तों ओपन हार्बर ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी के अवार्ड भी अपने नाम किए। फिल्म कुल मिलाकर 13 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लुधियाना में SKM की मीटिंग में लिए गए कई फैसले। 14 मार्च को रोके किसान तो होंगे रेलवे ट्रैक जाम, बोले केंद्र से दबने वाले नहीं है। जी दोस्तों, पंजाब के लुधियाना स्थित इस्डू भवन में आज किसान नेता हरमिंदर सिंह लखोवाल की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा SKM की बैठक हुई। बैठक में कुल 25 के करीब जत्थेबंदियों ने भाग लिया। इस दौरान 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत करने के निर्णय पर चर्चा की गई। महारैली की तैयारियों का किसान नेता जायजा ले रहे हैं। बैठक के समस्त किसानों से विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि अपने साधनों से दिल्ली पहुंचे। कोई भी किसान ट्रैक्टर से दिल्ली नहीं जाएगा। बैठक में बिंदर सिंह गोलेवाला, कमलप्रीत सिंह पन्नू, किरणजीत सिंह सेखो, सुखगिल मोंगा शामिल रहे। किसान नेता हरदेव सिंह संधू ने कहा कि यदि किसानों को 14 मार्च दिल्ली कूच करने से रोका गया तो किसान जिस जगह होंगे उसी जगह रेलवे ट्रैक पर जाम लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। UPSC ने डिग्री वाले युवाओं के लिए निकाली भर्ती। 323 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय में पर्सनल असिस्टेंट के कुल 323 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों UPSC EPFO भर्ती 2024 के लिए आवेदन फॉर्म 27 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन फॉर्म में करेक्शन 28 मार्च से 3 अप्रैल तक किया जा सकेगा। दोस्तों आपको बता दें UPSC EPO 2024 पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। स्टेनोग्राफी अंग्रेजी या हिंदी में 120 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ 10 मिनट के लिए
लिए डिटेंशन पर स्टेनोग्राफी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही 50 मिनट प्रति शब्द इंग्लिश और 65 शब्द हिंदी में टाइपिंग करना अनिवार्य होगा। वहीं दोस्तों जर्नल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। वहीं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को अधिकतम वायु सीमा में 3 साल, एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवार को 5 साल और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवार को 10 साल की छूट मिलेगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, इंडिया का लौह पुरुष के नाम से कौन से नेता को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस नेता का नाम जिसको कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस नेता का नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।